तो आज हम बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो हुआ यूं है कि रिसेंटली हमारे लॉ मिनिस्टर के द्वारा कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं एडवोकेट एक्ट 1961 में। अब हुआ यूं है कि कुछ तो अमेंडमेंट्स जो हैं वो रिकमेंड कर दिए गए हैं, बाकी लोगों से जो भी लीगल प्रोफेशनल्स हैं उनसे रिकमेंडेशंस मांगे हैं। कब तक? 28 फेब 2025 तक, 28 फरवरी तक आप अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, जो भी चेंजेस लाने चाहिए एडवोकेट एक्ट में। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या रिकमेंडेशन एडवोकेट एक्ट में हमारे लॉ मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंड किए जा चुके हैं और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं हमारे एडवोकेट एक्ट में। तो चलिए समझते हैं कि क्या अमेंडमेंट लाए गए हैं हमारे लॉ मिनिस्टर के द्वारा हमारे एडवोकेट एक्ट में और अब चीज़ें कैसे होने वाली है। सबसे पहला जो चेंज लाया गया है वो ये कि सेक्शन 2 ऑफ इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 में जो आपकी डेफिनेशन दी गई है लीगल पिटिशनर की, उसका जो एम्बिट है उसे एनलार्ज कर दिया गया है। अभी तक केवल और केवल एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट को ही उस डेफिनेशन में रखा गया था, बट अब उन्होंने कॉर्पोरेट लॉयर्स को भी उस डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, दूसरा, इन हाउस काउंसिल को भी उस डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। पब्लिक और लीगल ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी इस एम्बिट में लाया गया है और इवन वो लोग जो फॉरेन लॉ फॉर्म्स में काम कर रहे हैं उन्हें भी इस डेफिनेशन के अंदर लाया गया है। दूसरा जो चीज लाया गया है वो ये कि वेरिफिकेशन ऑफ एडवोकेट्स क्रेडेंशियल्स। अब दो नए सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं, सेक्शन 19 ए, सेक्शन 7 डी ए। अब इन सेक्शंस में ये बोला गया है कि पीरियोडिक वेरिफिकेशन किया जाएगा एडवोकेट्स के क्रेडेंशियल्स का। ठीक है, एडवोकेट की जो डिग्री है वो फेक तो नहीं है, ये भी चेक किया जाएगा। दूसरा, ये भी चेक किया जाएगा कि एडवोकेट जिस एरिया के लिए रजिस्टर्ड हुआ था बार काउंसिल में, क्या केवल वो उसी एरिया में अपनी प्रैक्टिस कर रहा है या कहीं और तो नहीं अपने यही प्रैक्टिस को रन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ों को पीरियडिकली देखा जाएगा और अगर ऐसी कोई भी प्रैक्टिस करता हुआ कोई एडवोकेट पकड़ा जाता है तो उसका जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं रिकमेंड किया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 वुमेन्स होनी चाहिए इंडियन बार काउंसिल के अंदर। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं ना उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो होनी ही चाहिए, वो कि रिजर्व रखी जाएंगी अब। ठीक है, दूसरा, अब वो उनको कहीं ना कहीं अपॉइंट कौन करेगा, तो उनको नॉमिनेट करेंगी जो भी आपकी एमिनेंट फीमेल लॉयर्स हैं वो। अगला पॉइंट है मैंडेटरी बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 33 सब क्लॉज ए ये बताता है कि इन केस अगर आपका जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर आप अपना फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 30 दिन पहले, ठीक है, बार काउंसिल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं अपना एरिया ऑफ प्रैक्टिस चेंज कर रहा हूँ या फिर मैं अपना जो फील्ड है उसे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो बार काउंसिल जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे उससे पहले, ठीक है, वहाँ पे आपको 30 दिन पहले चेंज करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक ही जगह पे एक एडवोकेट को वोट देने का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ एडवोकेट, ठीक है, वहाँ पे वोट करके आ सके, ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया है जिस पर सबसे ज़्यादा आउटरीच देखने को मिलेगा वो इस पॉइंट पर है, क्योंकि नाउ देयर विल बी बैन ऑन बाइकॉट कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड स्ट्राइक्स। अब आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बाइकॉट नहीं कर सकते हैं और उसके बाद आप स्ट्राइक्स नहीं कर सकते हैं। तो क्या राइट टू प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाएगा? तो समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। बीजेपी के एक स्पोक पर्सन गौरव भाटिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर भी हैं, वो नोएडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। ठीक है, वहां पे हुआ क्या कि वहां पे स्ट्राइक चल रही थी लोगों की। ठीक है, जो एडवोकेट्स थे वो स्ट्राइक पर बैठे थे, उनके बीच में और गौरव भाटिया के बीच में जो एक टेंशन का माहौल बनता है और हाथापाई की सिचुएशन आ जाती है। इवन वहां पे एक फीमेल सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के ऊपर भी हाथापाई हो जाती है। ठीक है, तो इस पे स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको स्ट्राइक करनी है, आप स्ट्राइक कीजिए, बट जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, उन्हें आप हैम्पर नहीं कर सकते, उन्हें आप अफेक्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें रोकेंगे नहीं, आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट नहीं करेंगे।
क्योंकि अगर आप इस केस को एज अ डॉक्टर के एग्जाम्पल में देखें तो आप सोचिए, एक डॉक्टर जो कि किसी भी वजह से स्ट्राइक पर बैठा है, अगर वो अपनी जो ड्यूटीज़ है उसे परफॉर्म करने से मना कर दे, तो इन केस किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है। ऐसे ही अगर कोई लॉयर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से मना कर दे, हो सकता है कि किसी व्यक्ति के जो लीगल राइट्स हैं वो कहीं न कहीं अफेक्ट हों। इन्हीं चीज़ों के चलते हुए गवर्नमेंट और जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चेंज को रिकमेंड किया है। अब अगर बात आती है कि राइट टू प्रोटेस्ट की, तो राइट टू प्रोटेस्ट अवेलेबल है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, और आप चाहें तो बीच में कुछ घंटों का गैप लेकर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बायकॉट नहीं कर सकते। ठीक है? अब जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चेंज लाया गया है वो ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर पहले क्या था कि जो भी मेंबर्स हुआ करते थे उनका नॉमिनेशन वो लोग खुद ही कर लेते थे। बट अब यहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस साफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है? अब गवर्नमेंट के 3 मेंबर जो कि डायरेक्टली नॉमिनेटेड रहेंगे गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन मेंबर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है? दूसरी चीज़, जैसे कि एआईबी का एग्जांपल अगर हम लें तो ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन जो है उसको हर साल कराने की बात कही गई, 1 साल में 2 बार कराने की बात कही गई, बट कहीं न कहीं उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में दिक्कतें आई हैं। ठीक है? जो स्मूथली उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। ठीक है? आप जैसे अभी देखें तो अभी तक उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी नहीं आया, तो उस केस में क्या है कि अब गवर्नमेंट रेगुलेशंस दे सकती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑर्डर्स दे सकती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली ऑर्डर्स दे सकती है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, किसे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। अब अगला जो चेंज लाया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि जो डिसिप्लिनरी जो मेजर्स होते थे, ठीक है, उन्हें और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे लायबिलिटी रहेगी कि अगर एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है तो उस एडवोकेट के अगेंस्ट आप उस केस में उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हैं। कौन एक्शन ले सकता है? जिसके जो राइट्स हैं वो कहीं न कहीं वायलेट हुए हैं। अब पहले समझते हैं कि जो डिसिप्लिनरी जो मेजर्स थे उन्हें कैसे और स्ट्रिक्ट किया गया है। सेक्शन 45 बताता है कि इन केस अगर कोई व्यक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं है, ठीक है, उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में वो कोर्ट के सामने किसी भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। जैसा कि हम देखते हैं बहुत सी जगह पे कि जो जूनियर्स हैं वो बैंड लगाकर या फिर अपने आप को एज अ एडवोकेट प्रेजेंट करके वहाँ पे बहस कराते हैं। तो ये चीज़ों पर कहीं न कहीं जो अभी तक डिसिप्लिनरी जो मेजर्स थे उन्हें और स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो पहले जो 6 महीने के जेल के प्रावधान थे उसे बढ़ाकर अब 1 साल कर दिया गया है। और साथ में 1 लाख रुपए का फाइन भी देना पड़ेगा। दूसरा, सेक्शन 45 ऑफ एडवोकेट एक्ट, अब इसमें ये चीज़ भी ऐड कर दी गई है कि इन केस अगर किसी एडवोकेट के द्वारा मिसकंडक्ट होता है, ठीक है? तो उस केस में जो क्लाइंट है वो स्यू कर सकता है एडवोकेट को। अब समझिए कि किस प्रकार ये चीज़ है। तो एक व्यक्ति जिसकी प्रोसीडिंग होनी थी, ठीक है? और एडवोकेट्स के द्वारा स्ट्राइक कर दी गई। तो उस केस में वो चाहे तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, उन्हें स्यू कर सकता है। ठीक है? अब सेक्शन 24 बी, किसी एडवोकेट को कन्विक्ट किया जाता है फॉर इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स, तो उस केस में उस एडवोकेट का जो एनरोलमेंट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। बट अगर ये देखें कि री एनरोलमेंट कब पॉसिबल है, तो वो रिलीज के 2 साल के बाद ही कहीं ना कहीं वो री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। ठीक है? और इस केस में जो सीनियरिटी जो काउंट की जाएगी वो नए वाले एनरोलमेंट के द्वारा ही काउंट की जाएगी, ना कि पुराने वाले एनरोलमेंट नंबर के द्वारा। जो भी प्रैक्टिस उसने उस टाइम पीरियड में की होगी वो काउंट नहीं होगी। अब नई एनरोलमेंट के बाद जो प्रैक्टिस वो करेगा केवल वही काउंट होगी। ठीक है? अब कुछ और चेंजेस लाए गए हैं, उन पे बात कर लेते हैं। पहला, जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो चाहें तो अब इंडिया में लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, लीगल एजुकेशन पे काम किया जाएगा, ठीक है, कि कैसे जो एजुकेशन है वो दी जा रही है। और उसके बाद लीगल अवेयरनेस के लिए भी कहीं ना कहीं काम करेंगे। अभी तक हमने जो देखा उसे एक बार समराइज करके समझते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस देखे हैं। पहला, एक्सपेंशन किया गया है जो आपकी लीगल पिटिशनर की सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है उसमें। ठीक है? उसके बाद हर 5 साल में जो एडवोकेट है उसके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है? फेक डिग्री के केस में या फिर फेक लाइसेंस के केस में उसका जो लाइसेंस है उसे परमानेंटली रद्द भी कर दिया जा सकता है। ठीक है? वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन है उसे कहीं न कहीं बढ़ाने की बात की गई है।
मैंडेटरी बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो ये कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट करने पर और स्ट्राइक्स पर बैन लगा दिया गया। इन एनी सर्कमस्टांसेस यू कैन नॉट बाइकआउट कोर्ट प्रोसीडिंग्स नाउ, यू कैन नॉट स्ट्राइक। ये चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आउटरीच इसी पॉइंट पर होने वाला है। दूसरा जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं बहस का मुद्दा होने वाला है वो ये है कि गवर्नमेंट का अब कहीं ना कहीं इंटरफियरेंस होने वाला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। अब गवर्नमेंट डायरेक्टली कहीं ना कहीं रेगुलेट करेगी, क्योंकि 3 मेंबर्स जो हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वो गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड होंगी। दूसरा, कहीं ना कहीं ये पॉइंट अगर देखें तो सही भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट हो रहा है एआईबी के एग्जाम में, ठीक है, तो उस पर भी रेगुलेशन लगेगी। और अब डायरेक्टली गवर्नमेंट है वो गाइडलाइंस दे सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। क्या गाइडलाइंस दे सकती है कि कैसे आपको ड्यूटीज परफॉर्म करनी है और क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है और क्या ड्यूटीज आपको परफॉर्म नहीं करनी है। और जो डिसिप्लिनरी जो मेजर्स थे उन्हें स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और अनऑथराइज्ड जो प्रैक्टिस थी उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। तो अभी तक हमने समझा कि जो भी कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस आए हैं लॉ मिनिस्टर के द्वारा, अभी तक हम उन पर बात कर चुके हैं। अब अगर फर्दर कोई चेंज लाया जाएगा तो उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।